नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक सिंह आप लोगों को नमस्ते, प्रणाम, अभिनंदन करता हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी जारी होगी। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। कंपटीशन आज के समय में बढ़ता ही जा रहा है। बार बार कहता हूं कि अगर एक भी एग्ज़ाम में हम असफल होते हैं तो कहीं न कहीं हम लाखों की भीड़ को दावत देते हैं उस लाइन में आने के लिए। तो बेहतर है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारा निकलना चाहिए। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हम कितना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। बात यह होती है कि रोज़ हम कितना पढ़ ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए रोज़ हमें लगे रहना है। एक सिस्टम अपना, एक रूटीन अपना, एक टाइम टेबल अपना बनाए रखे या टारगेट ज़रूर रखे कि चाहे जैसे हमें 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। उसमें सेक्शन आप अपना बांट लीजिए, किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है। मान लीजिए किसी को टीजीटी पीजीटी देना है, जीआईसी देना है, तो जीआईसी में आप इतने कर सकते हैं कि 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए, 1 घंटे आप जो है कम से कम जीएस को देते रहिए। ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। तो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई से कम आज के समय में आप उम्मीद भी मत करिए। और साथ ही साथ वह 6 से 7 घंटे मोबाइल से लेकर के और तमाम चीज़ें जो आपका डिस्टरबेंस होता है उसको छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। पता चला आप पढ़ाई किताब खोले बैठे हैं और उसी समय व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं, या और भी किसी ने कुछ बुलाया 10 मिनट आप वहाँ उठ करके चले गए। वह नहीं होता। आप 2-2 घंटे का शिफ्ट बनाइए, 3 से 4 शिफ्ट बना लीजिए और उस दौरान आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तो चलिए, ये सब बातें होती रहती हैं। आप लोग भी समझदार हैं, बड़े हैं काफ़ी, तो उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। तो यहाँ पर बात देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल आपको क्या बताया जा रहा था कि भाग 20, तो भाग 20 में आपने पढ़ा कि संविधान संशोधन का उपबंध दिया गया है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, यह आपका पूरा हो गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाग 21, भाग 21, तो भाग 21 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप देखें कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा यहाँ पर हुई है। मतलब टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। प्रोविजो लिख सकते हैं, डॉट दे के प्रोविजंस बोला जाता है उसको। तो 369 आपको इसमें पढ़ा दिया गया था। कहता है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के संसद के इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। तो कहता है कि राज्य सूची के कुछ विषयों, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। तो जब भी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधि बनाएगी तो उसको विधि बनाने में इस बात का ध्यान रखना है कि विधि इस प्रकार बनाई जाएगी कि जैसे संसद समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि बनाती है तो उसी प्रकार की विधि का तात्पर्य यहाँ पर लगाया गया है, उसी प्रकार का अर्थ लगाया गया है। तो आप जानते हैं ना, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, यूनियन संघ सूची, स्टेट राज्य सूची और कंकरेंट समवर्ती सूची। इसी में बात हो रही है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है तो इस प्रकार की शक्ति प्रकार अस्थायी शक्ति, यह टेम्परेरी है, मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। तो रीजन क्या है? समवर्ती सूची पर दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। बोथ हैव गॉट द इक्वल राइट टू फॉर्म लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट। यह चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग चले
तो 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध टेम्परेरी प्रोविजंस की बात की गई है जम्मू कश्मीर राज्य के विषय में, ठीक है ना, इसको भी आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 371 कह रहा है कि महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। यहां पर पहले आंध्र प्रदेश भी शामिल था। क्या शामिल था? आंध्रा, ठीक है ना। तो 32वें संविधान संशोधन के द्वारा 32वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में आंध्रा को अलग कर दिया गया। 32वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में आंध्र प्रदेश को यहां से अलग कर दिया गया। तो अब क्या बचा? महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसके संबंध में विशेष उपबंध की बात कर रहा है। तो यहां उपबंध क्या है? तो कह रहा है कि महाराष्ट्र गुजरात राज्यों हेतु राज्यों में कुछ क्षेत्रों हेतु विकास बोर्ड, ठीक है, के गठन का उपबंध किया गया है। क्या कह रहा है? महाराष्ट्र गुजरात राज्यों में कुछ क्षेत्रों हेतु विकास बोर्ड के गठन का उपबंध किया गया है। तो जब हम यहां पर विकास बोर्ड की बात करते हैं तो आप नाम सुने होंगे, मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? मराठवाड़ा के लिए एक विकास बोर्ड के गठन की बात है, विदर्भ क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड के गठन की बात की गई है, सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड की बात की गई है और कच्छ के लिए, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र और कच्छ यह दोनों गुजरात में हैं। यह दोनों कहाँ हैं? गुजरात में, ठीक है। और मराठवाड़ा और विदर्भ यह दोनों महाराष्ट्र में, यह दोनों जो है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला करके यहाँ उपबंध की बात हो रही है। तो दिस प्रोविजन हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड। दिस प्रोविजन हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द रीजन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, especially the area of मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र एंड कच्छ जिसे कहते हैं, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं ना, कच्छ के खाड़ी। तो उसके लिए विकास बोर्ड के गठन की बात यहां पर की गई है, ठीक। तो इसके लिए विशेष व्यवस्था या खास क्षेत्र हैं, तो स्पेशल क्षेत्र हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की बात की गई, माने जाएंगे उसी राष्ट्र के अंतर्गत, उसी राज्य के अंतर्गत। लेकिन उस राज्य में होने के बाद भी यहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था करने की बात की गई है ताकि इनका विकास बाधित न हो, इनके विकास पर भी सरकार जो है ध्यान केंद्रित कर सके। तो यह चीज आपको इतनी याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पर आगे हम देखते हैं 371 का है। तो कहता है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो नागालैंड राज्य आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ से ही 2-3 बातें याद रखनी है। पहले यह पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, संस्कृत, ठीक है, आदि जो चीजें हैं उनको बगैर छेड़छाड़ के,
बगैर छेड़छाड़ के वहां का प्रशासन किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो यहाँ पर संसद को विधि बनाने का तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन कह रहा है कि जब संसद इन क्षेत्रों, मतलब बात हो रही नागालैंड की, नागालैंड में विधि निर्माण करेगी तब वह इस प्रकार करेगी कि वह स्थानीय संस्कृत, रीति रिवाजों, परंपराओं, कानूनों आदि का उल्लंघन न करे या उस पर कोई प्रतिबंध न लगाए। ठीक है ना? तो इस तरीके की बात यहां पर दी गई है। ठीक, साथ ही साथ इनके लिए एक स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अगर हम बात करें तो उसके लिए भी विशेष उपबंध किया गया है स्थानीय प्रशासन हेतु, जिसमें वहीं के लोग शामिल होंगे। तो कहता है कि राज्यपाल वहां की विधानसभा के सलाह से ही केंद्र की संसद विधि बनाएगी। तो राज्यपाल का क्या रोल है? राज्यपाल ही रिपोर्ट करेगा कि यहाँ की विधानसभा क्या चाह रही है, वहां की विधानसभा क्या चाह रही है, उनका क्या एडवाइस है। तो उनको प्रशासन में जब तक मुख्य भूमिका नहीं प्रदान की जाती है, जब तक उनसे सलाह नहीं ली जाती है, उनके द्वारा दिए गए प्रपोजल को मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक वहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने कहा कि यह चीजें यहाँ पर लागू की गई हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में यहाँ पर विधानसभा की जो सदस्य संख्या थी यह 46 थे। प्रारंभ में जब विधानसभा की बात अभी हुई ना कि विधानसभा, तो विधानसभा प्रारंभ में विधानसभा का तात्पर्य 60 के स्थान पर 46 सीट से है प्रारंभ में, लेकिन अभी हम बात करें तो वहां पर 60 सीटें हो गई हैं। ठीक है ना? तो पहले कितनी सीटें थी विधानसभा में? तो कहता है कि 60 के स्थान पर, जैसे आप देखते हैं ना कि 60 सीटें जो है होनी चाहिए, तो वह 60 सीटों का तात्पर्य यहाँ पर कितनी सीटों से था? वह कह रहा है कि 46 भी है तो वह मान लिया जाएगा कि वह 60 है। तो उनको विशेष छूट दी गई थी कि विधानसभा की संख्या जो है वहां पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह कम की जा सकती थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां पर यह उपबंध किया गया था। ठीक, तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। आगे देखा जाए थोड़ा, फिर आगे कहता है कि असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो आप देखते हो
कि अनुसूची 6 में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है ना? तो यह लाइन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इनकी बात की गई है कहां पर, अनुसूचित 6 में। तो उसी आधार पर कह रहा है कि आसाम के संबंध में विशेष उपबंध, खास करके कहां पर, आसाम में आप देखेंगे तो बोडोलैंड का एरिया है, बोडोलैंड का एरिया है। ठीक है ना? तो बोडोलैंड का एरिया आप देखिए, इसे अपर आसाम कहा जाता है या नॉर्दर्न आसाम कहा जाता है। कहाँ? नॉर्दर्न आसाम। फिर आप यहां पर देखेंगे गोरखा भी हैं। ठीक है? इनकी भी संख्या यहां पर देखने को मिलती है। तो यह जो एरिया है, बोडोलैंड है, गोरखालैंड है, इन सब के लिए विशेष स्थानीय निकाय, विशेष परिषद के गठन की बात यहां पर की गई है। विशेष परिषद के गठन की बात की गई है। तो जिसका तात्पर्य, परिषद का तात्पर्य यहां विकास बोर्ड से ही लगाया जाता है। विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड की बात की गई है। तो यहां पर जब यह चीजें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि जो मिजोरम है, त्रिपुरा है और आसाम है, मेघालय है, तो यहाँ पर बात सिर्फ आसाम की हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि अनुसूचित 6 में अगर हम बात करते हैं, 12 शेड्यूल है ना, अनुसूचियां हैं, तो उसमें छठी अनुसूची में किन राज्यों की बात हो रही है? तो छठी अनुसूची के अंतर्गत आसाम की बात हो रही है, मेघालय की बात हो रही है, मिजोरम की बात हो रही है और त्रिपुरा की बात हो रही है। लेकिन इसमें जो बात हो रही है विशेष उपबंध की, वह आसाम राज्य से संबंधित है, वह है आसाम राज्य से संबंधित है। ठीक है? तो इनके लिए भी विशेष उपबंध की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह चीज भी आप लोगों को जो है ध्यान देना है। ठीक है? जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 371 ग, क ख ग घ, ऐसे ग, तो आप इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं इंग्लिश में समझने के लिए। तो मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो वैसे ही मणिपुर के विषय में कह रहा है कि यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी स्थानीय संस्कृतियां रही हैं, स्थानीय संस्कृत, रीति रिवाज, परंपरा, कानून, प्रशासन आदि यहाँ का रहा है। तो मणिपुर के भी विषय में यहाँ पर अनुच्छेद 371 ग के अंतर्गत क्या कहा है कि यहाँ पर विशेष उपबंध की बात की गई है। तो आपको बता दें, लोक सेवा आयोग, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, आजकल इस पार्ट को बहुत पूछता है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है और दे देगा कि असम राज्य से संबंधित अनुच्छेद है या अनुच्छेद 371 ख संबंधित है किससे? असम राज्य से। 371 का किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से। 371 ग संबंधित है मणिपुर राज्य से। 371 घ संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में, दोनों की बात हो रही है। ठीक है? तो ऐसे करके आपको यह एक चार्ट बना लेना है जो यहाँ पर बना हुआ है, किससे संबंधित है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यह चीज़ें हमने कहा कि आपके जानकारी में होनी चाहिए कि विशेष राज्य का उपबंध क्या है। विशेष राज्य का मतलब होता है कि उन्हें विशेष छूट देने की बात की जा रही है। हमने महाराष्ट्र बताया, हमने गुजरात बताया, तो महाराष्ट्र और गुजरात में पूरे महाराष्ट्र या गुजरात की बात नहीं हो रही है, बल्कि कहाँ पर हो रही है? विदर्भ क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है ना? मराठवाड़ा क्षेत्र की बात हो रही है। फिर सौराष्ट्र की बात हो रही है, कच्छ के रण की बात हो रही है। यही चीज़ हमने कहा कि जब आप जाते हैं आगे
नागालैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर स्थानीय संस्कृतियों, रीति रिवाजों, परंपराओं, कानून प्रशासन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर वो जनजातीय प्रशासन रहा है ना, तो उनके हिसाब से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक उनको हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती। इसलिए देखिए तमाम बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है जब वहाँ पर अलगाववादी आंदोलन सक्रिय रहे हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन में भी उनको विशेष उपबंध है दिया गया है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर याद रखिए। ऐसे हमने कहा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो मणिपुर में भी क्या है कि मणिपुर में स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, कानून प्रशासन, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको केंद्र के संसद जब भी कोई विधि बनाएगी तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। वहाँ के रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करेगी, वहाँ के परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेगी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन का उल्लंघन नहीं करेगी। और उनके लिए भी एक विकास बोर्ड के गठन की बात की गई है जो वहीं के स्थानीय लोगों से मिलकर के बनेगी। ठीक है ना, यह तमाम प्रोविजन यहाँ पर किए गए हैं। फिर आर्टिकल 371D की बात हम करें, यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य। तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की बात यहाँ पर हो गई है, दोनों राज्य की बात हो गई है, तो इनके संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो डी के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ई हो गया है, एफ हो गया है, जी हो गया है, एच हो गया है, आई हो गया है, जे हो गया है, के हो गया है, एल हो गया है, एम हो गया है। ठीक है, तो एल तक है, कहाँ तक है? एल तक। ठीक है, तो यह तमाम चीजें, एल भी नहीं बल्कि जे तक है। कहाँ तक है? जे तक। तो इसको भी आप क्या करिए, मिटा लीजिए। इतने राज्यों के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ पर एफ के अंतर्गत क्या किया जा रहा, 371D क्या कहता है? 371D आंध्रा एंड तेलंगाना के विषय में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध की बात की गई है। वैसे ही यहाँ पर अंगा में क्या कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की बात तो की गई है, लेकिन यहाँ पर यह देखिए उपबंध कहाँ पर है? अनुच्छेद 371F में। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, गड़बड़ यह हुआ है कि एफ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ए हो गया, यहाँ पर क्या है? ए हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कह रहा है कि ई एफ जी एच आई और जे। ठीक तो है? ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ई के अंतर्गत 371E के अंतर्गत क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया गया है। तो यह आपसे पूछेगा, बहुत सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से उठाता है, तो यह आपको 371E की बात की गई है। एफ में 371F में अगर हम बात करें तो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है,
तो सिक्किम राज्य में भी आप देखें कि 32 विधानसभा सीटों का उपबंध किया गया था। कितना? 32 विधानसभा सीटों का। ठीक है, यहाँ पर 60 सीटें नहीं है, बल्कि कितनी सीटें हैं कुल? सीधे कह रहा है कि 32 या 70 सीटें नहीं है, 32 सीट का उपबंध यहाँ पर किया गया था। तो किसी दिन हम जितने, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, इसके विषय में पूरा चार्ट आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको बताया जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके लिए 32 विधानसभा सीटों का उपबंध यहाँ पर किया गया है। तो आप जानते हैं कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन 1974 में, 1974 में एसोसिएट स्टेट जिसको कहता है कि भारत संघ के अधीन एक राज्य, भारत संघ के अधीन एक राज्य। ठीक है ना, एसोसिएट का मतलब, एसोसिएट किससे है? भारतीय संघ से है। तो कहता है भारतीय संघ के अधीन एक राज्य, तो इसे डोमिनियन स्टेटस भी कहा जाता है, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है ना, यह चीज जो है प्रदान की गई थी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। किंतु 36वें संविधान संशोधन में 1975 में सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, यह चीज यहां पर दी गई है किसके द्वारा? तो कहता है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया गया। तो 35वां देखिए, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, 1974 में, और 1975 में सिक्किम भारत के पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। विधानसभा की बात हम करते हैं तो अभी हमने बताया कि वहां पर विधानसभा की कितनी सीटें उस समय दी गई, 32 सीटों का प्रोविजन किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमने बताया कि जो उस समय प्रोविजन किया गया वो 32 सीट्स के लिए किया गया था। ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिए। आगे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो जो उपबंध है मणिपुर के लिए बात हो रही है, जो नागालैंड के लिए बात हो रही है, वही मिजोरम के विषय में बात हो रही है। ठीक है ना, सेम उपबंध है, बस अंतर कहां पर आ जा रहा है? क्या 371 EFGHIJ, बस इस पर अंतर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान देना है। यही चीजें यक्ष में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी विशेष उपबंध की बात कहां पर की गई है? तो कह रहा है कि अनुच्छेद 371 H के अंतर्गत। ठीक है, आई में अगर हम बात करें तो कहता है कि गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो गोवा को आप जानते हो कि 1961 में गोवा को भारत संघ के अधीन मिलाया गया, भारत संघ के अधीन शामिल किया गया। ठीक है ना, किया गया है। तो गोवा को, तो गोवा देखिए यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके? पुर्तगालियों के। तो 1961 में इसे भारत को प्रदान किया गया, भारत
संघ में यह पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया, ठीक है ना। बाद में गोवा क्या बनता है, भारत का पूर्ण राज्य बनता है, लेकिन 1961 में ही गोवा को भारतीय संघ के अधीन शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात यहाँ पर की गई है। तो कर्नाटक राज्य के संबंध में जो विशेष उपबंध की बात यहाँ पर की जा रही है वह इस प्रकार से है कि कर्नाटक में भी आप देखते हैं तमाम रियासतें हैं, जैसे मैसूर की हम बात कर लेते हैं और भी तमाम एरिया से हैं। तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में विशेष प्रशासन की बात की गई है। तो हमने कहा यह टॉपिक आपके लिए एक सरसरी नज़र पर भी अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि कहीं आपसे जब प्रश्न यहाँ से उठा करके पूछ दिया जाता है 371A 371A किससे संबंधित है, 371B किससे संबंधित है, 371C किससे संबंधित है, D किससे संबंधित है, E किससे संबंधित है, और यह सब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। कैपिटल ए है 371 के अंतर्गत ही आप देखिए कैपिटल ABCDEFG जोड़ा गया है। तो यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस चीज को आपको यहां से सीधे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को यहाँ पर इस टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कहा कि ऐसा पोर्शन है कि जहाँ से प्रश्न हर हालत में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह पोर्शन किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर से अगर हम बात करें तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि चाहे हम 368 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, 370 बताए ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 371, 371A, 371B, C, D, ठीक है। ऐसे आगे आप देखेंगे तो E, F, G, H, I, J तक जो है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो हमने कहा कि यहाँ तक 371 आपका दिया गया है, ठीक है। तो अब आज आपको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इन राज्यों के संबंध में यह मान के चलिए कि जब आयोग कायदे के प्रश्न पूछता है, कि स्टैंडर्ड प्रश्न पूछता है, तो ऐसा नहीं कि वह टफ पूछता है, वह फंसाने के लिए आपको इन क्षेत्रों से प्रश्न उठा देता है। और पर्यावरण को बचाने के लिए, जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए, उनके कस्टम को बचाने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए वह है आपसे ऐसे टॉपिक से यहाँ से उठाता है। और आपको बता दें पिछले कुछ सालों में यहाँ से हर बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस छोटी सी क्लास को जो वास्तव में आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करिएगा अपना, कोई प्रश्न होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपका दिन मंगलमय हो, हैव ए गुड डे और एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।